नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक ठुरेला ब्रेन एक्सचेंज लैब की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। तो दोस्तों, आज जो डिस्कशन हम करने वाले हैं वो उन सभी काउंसलर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो पर्सनल काउंसलिंग देते हैं, जो साइकोमेट्रिक डर्मेटोग्राफिक्स टेस्ट करते हैं, करियर काउंसलर्स हैं जो किसी भी व्यक्ति का DMIT टेस्ट करके उनके रिपोर्ट पढ़ के उनको बताने वाले हैं, या फिर जिन व्यक्तियों ने अपना DMIT टेस्ट करवा रखा है, अपने बच्चों का करवा रखा है और उनको वो काउंसलिंग समझ में नहीं आती है, वो लोग इस आज की वीडियो को ज़रूर देखिएगा और ये अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको समझ में आए। तो दोस्तों देखिए, बेसिकली जब DMIT की काउंसलिंग हम स्टार्ट करते हैं तो किन बातों का ध्यान देना पड़ता है। कुछ स्टार्टिंग के जो पेजेस होते हैं 6-7 पेजेस, वो आपके काम के होते नहीं हैं। उसमें बहुत सारे डिस्क्रिप्शंस हैं, इंडेक्स है, ठीक है, DMIT के बारे में है, वो आप बेसिक थ्योरी है वो पढ़ने की आपको ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। जब हम की पॉइंट पे आते हैं, सबसे पहला पॉइंट आ जाता है आपकी पर्सनैलिटी का। तो आपकी पर्सनैलिटी जो है वो दो तरह की पर्सनैलिटीज़ होती हैं, प्राइमरी पर्सनैलिटी और सेकेंडरी पर्सनैलिटी। प्राइमरी पर्सनैलिटी और सेकेंडरी पर्सनैलिटी में एक डिफरेंस होता है, उस डिफरेंस को समझिएगा। आपकी कोई भी पर्सनैलिटी है, आपकी पर्सनैलिटी पीकॉक है, स्टडी है, ईगल है, आपकी पर्सनैलिटी आउल है, कोई भी आपकी पर्सनैलिटी है, किसी भी पक्षी से रिप्रेजेंटेटिव आपकी जो पर्सनैलिटी है उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी होती है। जो लेफ़्ट थंब की पर्सनैलिटी होती है आपकी, ध्यान से सुनिए, लेफ़्ट थंब की जो लेफ़्ट थंब की पर्सनैलिटी होती है वो प्राइमरी कहलाती है, जो राइट थंब की पर्सनैलिटी होती है वो सेकेंडरी कहलाती है। प्राइमरी पर्सनैलिटी आपका इंटरपर्सनल स्किल्स को बताती है कि आप आसपास के एनवायरनमेंट के साथ कैसे बिहेव करोगे। आपका बिहेवियर, देखिए दो तरह के बिहेवियर हमारे, एक जो मैं दूसरों के साथ करता हूँ, दूसरा जो मैं खुद के साथ करता हूँ। जब मैं दूसरों के साथ जैसा बिहेव करता हूँ वो प्राइमरी पर्सनैलिटी में आता है। मैं दूसरों के सामने बड़ा अच्छा बन के रहता हूँ, डिसेंट बन के रहता हूँ, दूसरों के सामने मैं बड़ा गुस्से में रहता हूँ, बड़ा जोश में दिखाता हूँ, कॉन्फिडेंट दिखाता हूँ, दूसरों के सामने मैं बड़ा नर्वस दिखाता हूँ अपने आप को, दूसरों के सामने मैं बड़ा स्टाइलिश दिखाता हूँ अपने आप को, या दूसरों के साथ मेरा कोऑर्डिनेशन तालमेल अच्छा है बुरा है, वो सब कुछ आपकी प्राइमरी पर्सनैलिटी पे निर्भर करता है। सेकेंडरी पर्सनैलिटी जो होती है वो बेसिकली आपका खुद के साथ कैसा तालमेल है, आप खुद के साथ बात कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आप खुद के साथ कोऑर्डिनेट अच्छे से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आपकी प्लानिंग, आपकी किसी भी आइडियाज़ को, किसी भी नए टास्क को परफॉर्म करने के लिए उसकी सेल्फ प्लानिंग और सेल्फ प्रिपरेशन आपकी कैसी है, सेल्फ डिस्कशन आपका कैसा है, ठीक है, आप खुद के साथ कितना बात करके किसी निष्कर्ष पे पहुंचते हो, कन्फ्यूजन स्टेट में रहते हो, या आप दूसरों को ही फॉलो करते हो या खुद को ही फॉलो करते हो, ये सब कुछ आपका प्राइमरी सेकेंडरी पर्सनैलिटीज़ के अंदर होता है। DMIT में जो पर्सनैलिटी हम काउंट करते हैं वो प्राइमरी करते हैं, क्योंकि बेसिकली इसमें ज़्यादातर लोगों से मिलना होता है, लेकिन सेकेंडरी पर्सनैलिटी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं दूसरी बात पे। दूसरा पॉइंट क्या आ जाता है वो SWOT एनालिसिस। SWOT एनालिसिस जब भी आप किसी भी व्यक्ति का करें या आपका रिपोर्ट हो चुकी है, आपने करवाया होगा, तो समझ लीजिए 4 सिंपल से वर्ड है: स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। SWOT एनालिसिस के अंदर हम स्ट्रेंथ को काउंट करते हैं। कौन सी स्ट्रेंथ को काउंट करते हैं? प्राइमरी पर्सनैलिटी की स्ट्रेंथ को काउंट करते हैं। वीकनेस प्राइमरी पर्सनैलिटी की, थ्रेट या अपॉर्चुनिटीज़ प्राइमरी पर्सनैलिटी की। हमेशा हम प्राइमरी पर्सनैलिटी की ही बात करते हैं और उसी के बेसिस पे हम बच्चे को बताते हैं कि व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू डू, क्या उसकी स्ट्रेंथ है, कोर स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा क्लिच आ जाता है, ध्यान से समझिए। सिर्फ इस SWOT एनालिसिस के बेस पे आप 100% उस बच्चे को डिफाइन नहीं कर सकते कि ये उस बच्चे की वीकनेस है, ये उस बच्चे की स्ट्रेंथ है। ये बहुत ज़्यादा गलतियां कर रहे हैं काउंसलर्स। आप मेरी बात ध्यान से समझ लीजिए, जितने भी काउंसलर सुन रहे हैं, लोग हैं जो बिना प्रॉपर ट्रेनिंग के, बिना प्रॉपर प्लानिंग के वो काउंसलिंग करते हैं। प्राइमरी पर्सनैलिटी के बेसिस पे SWOT एनालिसिस बताते हैं, बच्चे में बहुत सारी वीकनेस है। इमेजिन करें एक बच्चे की लेफ़्ट थंब की एक पर्सनैलिटी है डव, और बाकी सारी की सारी पर्सनैलिटीज़ उसकी ईगल में आ जाती हैं, वर्ल्स में आ जाती हैं। यहाँ पे लूप है, यहाँ पे वर्ल्स हैं। अब बताइए उस बच्चे को कैसे डिफाइन करेंगे आप? क्या उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस वैसी ही होंगी जैसे आपने कही? नहीं, ऐसी नहीं होंगी। प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों पर्सनैलिटीज़ को काउंट करके प्लस SWOT एनालिसिस को रीड करना। देखिए, सबसे पहले काउंसलिंग का बेसिक मंत्र समझिए, पूरी रिपोर्ट खुद स्टडी करनी पड़ती है। बहुत से लोग रिपोर्ट स्टडी ही नहीं करते, उनको लगता है इतना कौन पढ़ेगा, लेकिन एक अच्छे काउंसलर के लिए पूरी रिपोर्ट आपको स्टडी करनी पड़ेगी। अगर आप स्टडी करेंगे तो ही आप उसकी काउंसलिंग अच्छे से कर पाएंगे। किसी बच्चे के जीवन का सवाल है, वो आपकी बातों पे आके पूरे जीवन को उसी बेसिस पे अपने आप को आगे निर्धारित करेगा, अपने आप को चलाएगा। उसकी जो कमियां होंगी वो उनको कमियां मान के चलेगा, जो आपने उसकी ताकत बताई है वो उसको ताकत मान के चलेगा। वो आप पे बिलीव करके आपके पास पैसे देके आपसे सीखने आया है। ध्यान से समझिए, काउंसलिंग का मतलब है बच्चे को सही जानकारी देना। अगर आप नहीं बता सकते तो काउंसलिंग छोड़ दीजिए, किसी और से करवा लेंगे। आप रिपोर्ट बना के दे दीजिए उनको। एक पूरी रिपोर्ट को स्टडी करें,
रिपोर्ट की स्टडी में उसकी पर्सनैलिटी को देखें, प्राइमरी सेकेंडरी स्वॉट एनालिसिस को स्टडी करें, लर्निंग स्टाइल को स्टडी करें, लर्निंग सेंसिटिविटी को स्टडी करें। बहुत से लोग तो एटीडी एंगल लर्निंग सेंसिटिविटी को स्टडी नहीं करते। क्या होता है उनको यही नहीं पता एटीडी एंगल होता क्या है, कैसे आइडेंटिफाई होता है, क्या इसका मतलब होता है। बस ठीक है, जो रिपोर्ट में आ गया कुछ भी वैल्यू डाल के आप निकाल देते हैं। ये गलतियां बहुत से लोग मेरे पास अपनी रिपोर्ट्स भेज रहे हैं मेरी पिछली वीडियो के बाद, और तब से मैं बड़ा परेशान हो गया हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों को गलत काउंसलिंग की गई है। आप इस बात को समझ लीजिए, एटीडी एंगल लर्निंग सेंसिटिविटी का भी जानना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए एक बच्चा क्विक लर्नर है, लेकिन उसकी वीकनेस आई है, उसकी मल्टीपल इंटेलिजेंस के अंदर उसकी वीकनेस आ रही है कि वो ज़्यादा फास्ट काम नहीं कर सकता है, बहुत टीम वर्क उसको चाहिए, टीम स्पिरिट उसको चाहिए, लेकिन लर्निंग सेंसिटिविटी फास्ट है। तो दोनों को इस तरह से उसकी वीकनेस को डिफाइन नहीं करना। डिफाइन करने का भी अपना एक तरीका होता है, वो तरीका आपने समझना पड़ेगा। इसके अंदर समझिए, लर्निंग सेंसिटिविटी के बाद TFRC रेशो आता है, टोटल फिंगर रिच काउंट। टोटल फिंगर रिच काउंट को हमें पता ही नहीं क्या यूज़ करें, कैसे यूज़ करें। हर एक बच्चे का पोटेंशियल बता रहा है, उस बच्चे में कितनी काबिलियत है वो बता रहा है। तो प्लीज़ इन सबको समझें। इसके बाद के पॉइंट्स भी हैं, मल्टीपल इंटेलिजेंस आ जाएगा, उस बच्चे का स्ट्रीम सिलेक्शन आ जाएगा, ऑब्जेक्ट ड्राइविंग है, कंसेप्ट ड्राइविंग है, वो बच्चा किस पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकता है, उस बच्चे की कौन सी मल्टीपल इंटेलिजेंस में क्या क्या आपको एड ऑन करके वर्क करवाना है। और एंड आ जाता है स्ट्रीम सिलेक्शन क्या कराएंगे, करियर सिलेक्शन क्या कराएंगे। करियर सिलेक्शन पे पहुंचने से पहले हर पहलू को ध्यान से एक ट्रेनर को समझना पड़ेगा और पेरेंट्स को उसी भाषा में समझाना पड़ेगा। तो स्वॉट एनालिसिस डेफिनेटली मैंने बताया कि पूरी रिपोर्ट स्टडी होने के बाद आप स्वॉट एनालिसिस के बारे में बात करें, क्योंकि उसकी दोनों पर्सनैलिटीज़ को मद्देनज़र रखते हुए वर्ड बोलिएगा जो भी बोलेंगे, क्योंकि आपका बोला हुआ पत्थर की लकीर है। लर्निंग स्टाइल, अब हमें लर्निंग स्टाइल का नहीं पता। एक बच्चे के बारे में आप बता रहे हो, उसकी स्ट्रेंथ वीकनेस के बारे में बता रहे हो। मान लेते हैं बच्चा विजुअल है, ठीक है, विजुअल बच्चा है, लेकिन उसकी लॉजिकल इंटेलिजेंस वीक आई है। इट मीन्स एकेडमिक परफॉर्मेंसेस में उसकी जो परफॉर्मेंस आने वाली है वो इतनी अच्छी नहीं आ रही है। तो क्या आप उस बच्चे को क्या बोलेंगे, वो पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा। अरे जब उसका लर्निंग स्टाइल विजुअल है तो एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली अच्छी होनी है उस बच्चे की। हमें उसके लॉजिकल सेंस को, लॉजिकल इंटेलिजेंस को एक अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना सीखना पड़ेगा, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जितने भी लोग ये सीखना चाहते हैं कि हाउ टू डू प्रॉपर काउंसलिंग, चाहे वो किसी भी कंपनी की रिपोर्ट हो, अच्छी काउंसलिंग कैसे करनी है, वो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन नंबर पे। मैं आपको 1-to-1 सिखाऊंगा कैसे बेस्ट काउंसलिंग की जाती है और किन किन बातों को ध्यान रख के काउंसलिंग की जाती है। हज़ारों हाथ हैं, हज़ार लाखों करोड़ों, सबके अलग हाथ हैं यार, क्या बोलूँ मैं, सबके हाथ अलग हैं, सबकी फिंगर्स अलग है, सबकी रिपोर्ट लगानी है। 2 रिपोर्ट एक जैसी हो ही नहीं सकती, तो 2 रिपोर्टों की काउंसलिंग एक जैसी कैसे हो सकती है। लोग करते क्या है, रिपोर्ट पढ़ते हैं, बोलते हैं हाँ जी ऐसे 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 आप समझा दो। ऐसे नहीं हो सकता, आपको रिपोर्ट अच्छे से समझनी पड़ेगी। लर्निंग सेंसिटिविटी, एटीडी एंगल समझ लीजिए। जितने भी लोगों को नहीं पता बता देता हूँ। आपके हाथ के 3 डेल्टा पॉइंट, इस फिंगर के नीचे का डेल्टा, लिटिल फिंगर के नीचे का डेल्टा, थंब का डेल्टा। थंब का डेल्टा बेसिकली यहाँ होता है, इसके नीचे नीचे मिलता है, ठीक है। एक डेल्टा यहाँ मिलेगा, एक डेल्टा यहाँ मिलेगा और एक डेल्टा यहाँ कहीं मिलता है। इन तीनों डेल्टा का एक एंगल निकाला जाता है, ध्यान से समझिए। फॉर एग्जांपल मेरा एक डेल्टा यहाँ पे है, तो इस पॉइंट का डेल्टा, इस पॉइंट के डेल्टा और इस डेल्टा का ये जो एंगल आ गया हमारा, ये एंगल है आपका एटीडी एंगल। तो डी को यहाँ पे टेढ़ा रख के इस तरह से ये एंगल निकालना आपने। ये ओरिजेंटल हो गया, यहाँ पे 90 डिग्री का मिड पॉइंट आ गया, और ये जो एंगल बना है आपका, ये निकालना आपने, ये कितना बना है। ये एग्जांपल है, ये मेरा असली नहीं है, ये एग्जांपल है। तो आप इस तरह से अपने एंगल को निकालेंगे। जितना छोटा एंगल होगा उतना ज़्यादा और उतनी जल्दी आप सीख सकते हैं। ये आपकी लर्निंग सेंसिटिविटी है किसी भी चीज़ को ग्रैब करने की। अगर आपका लेफ्ट हैंड का एंगल छोटा है, इट मीन्स आपका राइट ब्रेन मीन्स क्रिएटिव ब्रेन फास्ट लर्न करता है। कितने से छोटा है उसको भी एक बार देख लीजिए। अगर आपका जो एंगल है एटीडी एंगल का, ध्यान से समझिएगा एटीडी एंगल को, अगर आपका लेफ्ट हैंड का एटीडी एंगल 30, 38 या 40, अगर इससे नीचे नीचे है आपका लेफ्ट हैंड का, तो इट मीन्स आप एक नॉर्मल लर्नर हैं और उससे फास्ट लर्नर आप कह सकते हैं। जितना छोटा एंगल 40 से जितना कम एंगल होता जाएगा उतने फास्ट हैं आप। अगर राइट हैंड का सेम आ जाता है तो एकेडमिक परफॉर्मेंस आपकी वैसी है। अगर 40, 38 या 40 से नीचे आपका राइट हैंड का आ जाता है तो आपकी एकेडमिक एक्टिविटी उतनी ही फास्ट है। 38 और 40 ये नॉर्मल ग्रेड है,
40 से जितना बड़ा होता जाएगा आपका एंगल, समझ लीजिए कि आपकी स्पीड उतनी ही कम है, और 40 से जितना कम होता जाएगा इट मीन्स आपकी स्पीड उतनी ही फास्ट। और ये एंगल चेंज होता रहता है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, समय के साथ ये एंगल बदलता रहता है। ये एंगल बचपन में जैसा था बड़े होने के बाद वैसा नहीं होगा, ज़रूरी नहीं है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 5 डिग्री तक का फ़र्क हो सकता है। और दोनों हाथ के एंगल में 2 से 3 या 4 डिग्री से ज़्यादा का डिफरेंस नहीं मिलेगा। अगर मान लीजिए इसमें 35 आया है और इसमें 40 आया है, बहुत रेयर चांस है, आप दोबारा चेक कीजिए, कोई गलती तो नहीं है। कई बार 2-2 डेल्टा मिल जाते हैं थंब में, तो क्रॉस चेक ज़रूर कर लेना। तो ये ATD एंगल के लिए है। तो दोस्तों जब भी किसी भी व्यक्ति की आप काउंसलिंग करेंगे तो उसके अंदर इन सभी बातों का ध्यान रखिए, पूरी रिपोर्ट को स्टडी कीजिए। बाकी सारे पॉइंट्स के लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, और उस वीडियो के अंदर वो तभी बनाऊंगा जब आप डिस्क्रिप्शन में उसकी डिमांड करोगे। अगर आप चाहोगे कि मैं और ज़्यादा वीडियोज़ बनाऊँ और आपको काउंसलिंग के और ज़्यादा टिप्स दूँ, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाइए और वीडियो को कमेंट कीजिए कि आपको किस पॉइंट के बारे में जानना है, सीखना है। मैं उससे रिलेटेड एक वीडियो और बनाऊँगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल नहीं किया है तो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए जिन्होंने DMIT काउंसलिंग कराई हुई है। कई लोग आज भी मिथ में हैं। थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन, होप यू एंजॉय द सेशन। थैंक यू सो मच।